हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सॉलिड एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग प्रीलिम्स पर बातें करने वाले हैं। प्रीलिम्स का जो आपका पेपर 1 होता है, उसमें क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, उसकी स्किल डेवलपमेंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि अभी हम लोग किस पैटर्न पर बातें कर रहे हैं। 2023 से यूपीएससी ने अपने क्वेश्चंस का पैटर्न लगभग पूरी तरीके से बदल दिया। करीब 65 क्वेश्चन ऐसे पूछे यूपीएससी ने जैसे क्वेश्चन वो अभी तक नहीं पूछता था। उसके ऑप्शंस का पैटर्न बदल गया। आप देखेंगे तो वो ऑप्शंस में जहाँ पहले 1 एंड 2, 1, 2, 3 इस तरह से ऑप्शन देता था, अब क्या दे रहा है? ओनली 1, ओनली 2। और स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन जो वो पहले कभी नहीं पूछता था कि दिस एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड 1 इज द 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस वो पहले नहीं पूछता था। 2022 में उसने इन क्वेश्चंस की झलक दिखाई थी 7 क्वेश्चंस के साथ। लेकिन उसने एक ही बार 7 से सीधा 65 क्वेश्चन पूछे 2023 में उस पैटर्न पर। ये है यूपीएससी। यूपीएससी के माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है। वो इसी तरीके से काम करता है। तो पहले जहाँ मैंने कहा कि पहले जो क्वेश्चंस के पैटर्न थे, उसमें एक पावर का यूज़ करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते थे। उस पावर का नाम था पावर ऑफ एलिमिनेशन, जो बहुत चर्चा में थी। लेकिन अब जिस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछने लगा है, जो अब वो पूछने वाला है, 2023 से उसने दिखा दिया, उसमें वो पावर ऑफ एलिमिनेशन काम नहीं करती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कि अब अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शंस हैं 1 2 1 2 3 1 2 4 इस तरह से, तो उसमें मान लीजिए कि आपको सारे स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता, लेकिन पता है कि कोई एक स्टेटमेंट है जो वो गलत है। तो उस स्टेटमेंट को आप सब में ढूँढ लेते थे, वो जिसमें-जिसमें होता था आप उसको काट लेते थे और आंसर्स तक जल्दी पहुँच जाते थे। लेकिन अब ऑप्शंस ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नोन इस तरीके से। तो इसमें आप किसको छाँटोगे? छाँट ही नहीं सकते। अब आपको सारे स्टेटमेंट्स के बारे में जब तक नहीं पता, सारे ऑप्शंस के बारे में जब तक नहीं पता, तब तक आप आंसर तक पहुँच ही नहीं सकते। तो यूपीएससी ने किया क्या है? उसने साफ तौर पर डिक्लेयर कर दिया था पहले ही कि अब हमें ऐसे सिविल सर्वेंट चाहिए जिनमें समझ की गहराई हो। मैच्योर सिविल सर्वेंट्स हमें चाहिए, मैच्योर दिमाग वाले। ये उसने पहले ही घोषणा कर दी थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ दिखाया था मैंने आपको। तो अब किस पावर की ज़रूरत है? जब 2022 में यूपीएससी ने ऐसा किया था, मैं तभी समझ गया था कि यूपीएससी कुछ बड़ा करने वाला है। तो मैंने 2022 से ही अब मैंने देखा जो 7 क्वेश्चन आए, मैंने कहा इस ये तो ऐसे सॉल्व हो गए नहीं पावर ऑफ एलिमिनेशन से, तो किया क्या जाए? तो वहीं से मैंने एक नई पावर डेवलप की थी, जिस पावर को मैं आज कहता हूँ, अगर मैं उसे नाम देना चाहूँ तो कहूँगा पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग। पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग मतलब कि जो आपने पढ़ा है, वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल तौर पर कैसे घट रही है, उस पावर को अगर आप डेवलप कर लेते हैं, मतलब कि अगर आपने जो पढ़ा है, उसे अप्लाई करना, रियल लाइफ में अप्लाई करना, प्रैक्टिकल तौर पर अप्लाई करना,
इस स्किल को कहेंगे पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग। कि आप सोच पा रहे हो कि जो आपने पढ़ाई की है, वो रियल लाइफ में मैं कैसे अप्लाई करूँगा। यूपीएससी के माइंड को अगर आप समझने की कोशिश करें, वो सोचिए मैं क्यों कह रहा हूँ पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग। और ये क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ रहा है, आप कैसे विश्वास कर पाएँगे कि ये उसके साथ फिट बैठ रहा है। यूपीएससी ने क्या डिक्लेयर किया? मैच्योर माइंड चाहिए। यूपीएससी आपको क्या बनाता है? सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट बन के आप क्या करते हो? आपके पास समस्याएँ आती हैं, ये समस्या है। अब आप उस पर सोचते हो, क्या सोचते हो कि रियल लाइफ़ में अब इसको मैं कैसे ठीक करूँ समस्या को? आप मन में तो ठीक नहीं करते। फिर आप कहाँ जाते हो? आप जाते हो कि क्या आपने सीखा है अपनी ट्रेनिंग में, अपनी पढ़ाई में, उसके बेस पर ये जो समस्या मेरे सामने आई है, इसको प्रैक्टिकली मैं कैसे सॉल्व करूँ? ऐज़ अ सिविल सर्वेंट आप यही करते हो। और अगर यूपीएससी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, तो आपको क्या लगता है, वो आपकी किस स्किल का टेस्ट करेगा? इसी स्किल का टेस्ट करेगा ना। मेंस एग्ज़ाम से वो अब तक इसी स्किल का टेस्ट करता है या और इंटरव्यू से भी। अब यूपीएससी को लगने लगा कि नहीं, प्रीलिम्स में भी इस पैटर्न को लाना होगा, तो प्रीलिम्स में भी यूपीएससी ये पैटर्न लेके आ गया। अब तक हमने प्रीलिम्स वाले स्किल क्लास में क्वेश्चंस के नेचर को समझने की कोशिश की। अब फाइनली मैं उस पर आ रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको वो पावर सिखाऊँ, पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग कहते किसे हैं, जिसके आधार पर ही जिसके आप गौर कीजिएगा मेरी बातों पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसके आधार पर भी, मैं कह रहा हूँ जिसके आधार पर ही, क्योंकि इसके अलावा अब कोई तरीका नहीं है। जिसके आधार पर ही आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और अगर ये स्किल आपने डेवलप नहीं की, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे एग्ज़ाम में, डर में एग्ज़ाम दोगे और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो डर आपके अंदर से खत्म हो जाए, उसके लिए बेटर होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन के पैटर्न को बदलो, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट इस तरीके से करो, जो यूपीएससी की डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट है। आप जानते हैं कि हम अभी क्वेश्चंस को लेकर बातें कर रहे हैं। मैंने जानबूझकर थोड़ा यूपीएससी के ही क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं और जानबूझकर थोड़ा पीछे से ले रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि क्वेश्चंस किस तरह से डेवलप हुए हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि वो एक कंप्लीट सॉलिड जो जर्नी है वो आपके अंदर आ सके स्किल डेवलपमेंट की, ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने सोचा कि पिछले 5 साल के क्वेश्चंस कम से कम लिए जाएँ। इसलिए मैंने 2019 से शुरुआत की है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को पकड़ के कि पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग होती क्या है और उसे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जब आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे, तो आपको करनी कैसे है, जो यूपीएससी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। तो आइए अब कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सब कुछ मिलाकर जो होनी चाहिए एक स्किल डेवलपमेंट, उसकी शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स के लिए। ये 2019 का एक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे खतरनाक किस्म के क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम पता होना चाहिए कि आंसर क्या है। एक बात होती है नॉलेज की, कि आपको नॉलेज है तो आप सॉल्व करो। लेकिन स्किल डेवलपमेंट की खासियत ये है कि अगर आपने किया, सबसे पहले अगर आपने नहीं किया, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, जो कि संभव नहीं हो पाता जैसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, आपने स्किल डेवलपमेंट किया है और स्किल डेवलपमेंट का काम ही यही है कि अगर आपको नहीं आता है, नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तब भी आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, उस मझधार से अपने आप को कैसे निकालोगे। तो आइए इस मझधार से जो क्वेश्चंस यूपीएससी जैसे पूछता है, उससे खुद को कैसे निकालें, उस स्किल को डेवलप करते हैं। ये 2019 का एक क्वेश्चन है, ठीक? अमंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज
imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? और ये ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या क्या चीजें सामने आती हैं? सबसे पहले रीडिंग, फिर थिंकिंग और फिर सॉल्विंग। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इन 3 स्टेज से गुजरना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन तीनों स्टेज पर आपकी कमांड हो और आपको पता हो कि सही तरीका इनका क्या है और उस सही तरीके पर आपने लंबी प्रैक्टिस की हो, ये आपकी ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले बात आती है रीडिंग की कि क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाए। आपको क्वेश्चंस ऐसे पढ़ने चाहिए कि आपकी समझ में आए। एग्ज़ाम में मैं जानता हूँ टाइम का प्रेशर होता है, तो ऐसा नहीं कि आप इतना स्पीड में पढ़ो कि आपके समझ में ही ना आए। जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हुए हो, बाहर देख रहे हो, ट्रेन रुकी हुई है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। जितना स्पीड करोगे उतना धुंधला होता जाएगा, थोड़े टाइम के बाद पता भी नहीं चलेगा कि कौन-सी पेड़ गुज़री है या क्या गुज़रा है पास साथ में। तो एक रीज़नेबल स्पीड होनी चाहिए, आपको एक रीज़नेबल स्पीड डेवलप करनी है और अगर आप रियल लाइफ़ की बात करें, तो स्पीड धीरे-धीरे आती है। शुरुआत आपको धीरे से करना है। जब आप धीरे सीख गए तो थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा ऐसा कर के आपको रीज़नेबल स्पीड तक पहुँचनी है और उस रीज़नेबल स्पीड तक की जो हमने स्ट्रैटेजी पे बात की थी और आगे बात करेंगे जो हम लोग सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाएँगे कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस हिसाब से ताकि एग्ज़ाम में कोई बर्डन ना रहे और देखिए दिक्कत किसको है? जो 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में पड़ेगा, उसी को टाइम की दिक्कत होगी। लेकिन जितनी आपको ज़रूरत है अगर आप उतना ही सॉल्व करोगे, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। गाइडेंस में हमने बात की है प्रीलिम्स के बारे में और स्ट्रैटेजी पर भी, आगे भी बात करते रहेंगे। तो कैसे सॉल्व करनी? एक रीज़नेबल स्पीड। जैसे मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूँ, तो इस रीडिंग की क्या स्किल होनी चाहिए? आप गौर कीजिएगा मेरे पढ़ने के तरीके पे। मैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ूँगा। Among the agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? मेरे पढ़ने के तरीके में आपको 2 चीज़ें दिखाई दी होंगी। पहला, एक तो स्पीड जो है वो रीज़नेबल लेकिन मैं रुक-रुक कर पढ़ रहा था मतलब कहाँ मुझे रुकना चाहिए इसका आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सॉलिड एक ही बार में पूरा को कवर करने की कोशिश की, डायरेक्ट बिना कहीं रुके, तो समझ में नहीं आएगा। कहाँ रुकने की ज़रूरत है, इस तरह से पॉज़ लेने की ज़रूरत है कि चीज़ें मेरी समझ में आ जाएँ। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक? उसके बाद ये ऑप्शंस, दूसरा तरीका क्या हो सकता है पढ़ने का? Among the agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? ये बिल्कुल सबसे घटिया पैटर्न है पढ़ने का कि आपने लगातार एक ही बार में पूरा पढ़ डाला, रुक के चीज़ों को देखा ही नहीं। कोमा, फुल स्टॉप ये सब क्यों होता है? और ऐसा आपके दिमाग में भी होना चाहिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तभी आंसर तक आप पहुँच पाएँगे, इसलिए क्वेश्चन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगा 60% ये है, 40% आंसर तक पहुँचना। वो सही होगा तभी ये सही होगा। तो जो मैंने पहला पैटर्न किया उस तरह से आपको पढ़ने की स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। अब दूसरी बात आती है थिंकिंग कि आप सोचेंगे कैसे? ये पूछ क्या रहा है कि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ इंडिया इम्पोर्ट करता है, उसमें से कौन-सा हाईएस्ट है? किस रूप में? इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, किसका वैल्यू हाईएस्ट है इन द लास्ट 5 ईयर्स? अब यूपीएससी के माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है। थिंकिंग में 2 चीज़ें हैं,
यूपीएससी के माइंड को समझना और खुद फिर सोचना। इन द लास्ट 5 इयर्स तो यूपीएससी क्या चाहता है कि आप पिछले 5 साल का देखते रहो। आपकी तैयारी कितनी होती है रीज़नेबल अगर बात करें आप 2 साल तैयारी करते हो 1 साल एग्ज़ाम तो वो क्या चाहता है कि आप 5 साल, 6 साल, 10 साल ऐसे भी आते हैं इन द लास्ट 10 ईयर उनका आप देखते रहो, नहीं, ये यूपीएससी के माइंड को समझना होगा। ये आपको भ्रमित करने के लिए इन द लास्ट 5 इयर्स ये आपको भ्रमित करने के लिए इस पर आपको गौर नहीं करना, आपको मेन पार्ट पर गौर करना है कि किसका हाईएस्ट वैल्यू है। जो इंडिया इंपोर्ट करता है इनमें से उसका किसका हाईएस्ट वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कौन हाईएस्ट ये आपके सोचने का तरीका होगा पहले तो यहाँ अब इस पर कैसे सोचेंगे ऑप्शन स्पाइसेस मसाला क्या इंडिया इंपोर्ट करता है पहले तो मसाले इंपोर्ट पहले ये सोचना है कि इंपोर्ट करता है तो कितना करता होगा तो सोचना कैसे है अंग्रेज उस टाइम जब इंडिया ने शुरुआत की थी ट्रेडिंग की अंग्रेज जब भारत आए भी नहीं थे देखिए आपको एग्जाम्पल्स ले लेके सोचना होगा मैं सोचने का पैटर्न बता रहा हूँ जब इंडिया आए भी नहीं थे उस समय भारत व्यापार करता था उस समय स्पाइसेस की भी ट्रेडिंग होती थी तो स्पाइसेस की भी ट्रेडिंग होती थी यहाँ से हमारा सब कुछ इंग्लैंड भी जाता था रेड सी होकर फिर बाद में गल्फ ऑफ स्वेज जो है वो ब्लॉक हो गया तो हमारा जो आप जानते हैं रेड सी का जो है वहाँ पर रेड सी ये हमारा भारत है इधर यहाँ से आप अरेबियन सी होके जाओगे ये रेड सी होके आप मेडिटेरेनियन सी में जाते हो और फिर यहाँ पे यूरोप है इंग्लैंड है तो इधर से हमारा व्यापार होता था गल्फ ऑफ स्वेज कुछ वॉर के कारण बंद हो गया तो ये रास्ता बंद हो गया तो जाना बंद हो गया तो इन अंग्रेजों को हमारा मसाला मिलना बंद हो गया और ये उबला हुआ खाने वाले छटपट करने लगे कि अब क्या होगा उसी मेन वो भी एक कारण रहा मसाला कि अब भारत की तलाश करने लगे कि कहाँ से ये चीजें आती हैं तो अगर सोचिए कि भारत के लिए वो से मसालों के लिए वो परेशान है और हमारे यहाँ बात करें मसालों की एक तो ये कारण और भी सोचिए और तरीका क्या हो सकता है हमारे यहाँ एमडीएच है राकेश और कितने तरह के मसाले हैं कितने तरह के मसाले हैं हमारे खाने का हमारे यहाँ कल्चर देखिए कि कितने तरह के लोग हैं डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की कितने डाइवर्स तरीके के लोग हैं सबका खाने का तरीका अलग अलग है उनके लिए उनको मसाले अलग अलग चाहिए तो सोचिए इंडिया में कितनी ज़रूरत है तो यहाँ पे होगी या नहीं होगी या नहीं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या इसके लिए भारत बाहर डिपेंड रहेगा तो क्या पूरा कर पाएगा इस तरीके से नहीं स्पाइसेस इंडिया से खुद बाहर जाता है बाहर से इंडिया क्यों मंगाएगा अगर इतने बहुत सारे सोचने के पैटर्न मैंने 3-4 आपको बताए तो ये तो नहीं होगा फ्रेश फ्रूट्स हमारी फ्रूट्स जो हैं वो फ्रेश कब रहती हैं आप उसको फ्रेश रखने के लिए फ्रिज में रखते हो तो फ्रिज मतलब ठंडापन क्या इंडिया में ठंडा वाले जगह नहीं है पूरा का पूरा हिमालय हमारा इतना बड़ा है हिमालय से बड़ा पहाड़ पूरे दुनिया में नहीं कश्मीर की बात करें तो क्या सेब होते हैं क्या फल होते हैं वहाँ पे हमारा नीचे का समुद्री इलाका हुँ, उसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंडा तो वो भी काफ़ी सुइटेबल है फलों के लिए आप जानते हैं एग्ज़ाम्पल लें तो संतरा हमारा नागपुर का महाराष्ट्र में यहाँ मुज़फ़्फ़रपुर का लीची बिहार में उधर सेब कितने सारे फल होते हैं हमारे यहाँ और फ्रेश देखिए इसने सिर्फ फ्रूट नहीं लिखा फ्रेश फ्रूट लिखा है तो और हमारा हिमालय है ही इतना बड़ा उसको फ्रेश रखने के लिए तो क्या इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी फ्रेश फ्रूट बाहर से मंगाने की तो ये भी नहीं हो सकता अब पल्सेस दाल हमारे यहाँ कितने सारे दाल होते हैं कितने तरीके के दाल होते हैं कितने जगहों पर होते हैं हमारी कंडीशंस दालों की जो खेती होती है थोड़ा ड्राई एरिया में तो हमारे पास कितना है पंजाब राजस्थान हरियाणा
और भी कई-कई जगह पे होते हैं। कितना बड़ा एरिया है हमारा। अब बचा ये, दालों में थोड़ा-बहुत अब देखिए दाल की बहुत ज़रूरत है प्रोटीन की, तो आपको लगेगा कि हो सकता है इंडिया इम्पोर्ट करता हो, इसकी ज़रूरत पूरी ना हो, तो इम्पोर्ट देखिए इसमें से सब में होता है, थोड़ा-बहुत करके इम्पोर्ट। लेकिन यहाँ है कि हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, क्या इंडिया के पास ऐसा नहीं है जो उसको बाहर से मँगाना पड़ता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। ये दोनों तो छँट गए, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न भी हो तो अब क्या है? वेजिटेबल ऑयल, ऑयल। आप जानते हैं कि ऑयल्स के लिए इंडिया ज़्यादातर बाहर डिपेंडेंट है शुरू से ही। शुरू से ही बाहर डिप आप जानते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा तेल पर होता है। हमारी फ़ॉरेन करेंसी सबसे ज़्यादा तेल पर खर्च करती है, क्योंकि तेल का उत्पादन हमारे यहाँ नहीं होता है उतना। अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे कि आप देख लें पेट्रोलियम ऑयल, ऐसे ही आप सुनते होंगे कि पेट्रोल इंडिया बाहर से मँगाता है, डीज़ल बाहर से मँगाता है। सऊदी अरेबिया ये सब कंट्री फ़ेमस हैं उसके लिए आप जानते हैं। तो तेल के लिए तो भारत को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, उसके लिए उसको बाहर डिपेंड होना पड़ता है। यही कारण रहा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले थोड़ा-सा लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में हमें एक ऐसा दिन देखना पड़ा कि लाल बहादुर शास्त्री जी को कहना पड़ा कि एक दिन का उपवास रखिए, हमारे पास इतना खाने को नहीं है। एक वो बात, और 1991 की जो बात थी जहाँ से लिबरलाइज़ेशन शुरू होना था, वहाँ क्या हुआ कि हमारे पास फ़ॉरेन करेंसी ही नहीं रह गई कि हम कुछ इम्पोर्ट कर सकें और इंडिया को तेल मँगाना था बाहर से। इस वजह से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो हमें रोक पाए थे कि उन्होंने कंडीशन रख दी कि ऐसा करना है। या ऐसे भी सोचिए तो बहुत नॉलेज की बात होगी, मैं डायरेक्ट नॉर्मल थिंकिंग पर आता हूँ। ऐसे भी सोचिए ना आप कि तेल आप कितना इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में? कितना तेल इस्तेमाल करते हैं? बहुत कम, क्यों बहुत कम इस्तेमाल करते हैं? और महँगा सबसे ज़्यादा क्या है इसमें से अगर मैं बात करूँ, कौन सबसे ज़्यादा महँगा है? तेल क्यों इतना महँगा है? कोई भी तेल आप ले लीजिए, हर तेल महँगा है, क्यों? अगर इंडिया खुद इतना ज़्यादा उगा रहा होता, इतना तेल बना रहा होता, तो क्यों इतना महँगा होता? बाहर से मँगाता है तब ना। अगर इस पैटर्न पर आप सोचेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो खर्च है, वो यहाँ पर होगा। ये आपका आंसर, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा और सोचने के बाद तब जाके आप ऐसे आपको सॉल्व, ये दोनों साथ चलते हैं, थिंकिंग एंड सॉल्विंग। ये दोनों ठीक से चल सकें उसके लिए ज़रूरी है सही से पढ़ना। इस पैटर्न पर आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस में कुछ और बातें आएँगी। जब ये स्टेज हो गया, तो इसके बाद क्या? इसके बाद अब आपको देखना है कि अगर आपसे गलत हुआ, मान लीजिए गलत हो, तो गलत क्यों हुआ? ये देखना है। अगर सही हुआ, तो क्या ठीक से सही हो पाया या मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी? हर एक पॉइंट पर ध्यान रखना है आपको। सही हुआ, तो किस पैटर्न पर सही हुआ? कैसे मैंने सोचा? कितना देर लगा मुझे पहुँचने में? अगर ज़्यादा देर लग गया तो इतना देर क्यों लगा? क्या कमी रह गई? अगर गलत हुआ तो गलत क्यों हुआ? क्या करता मैं कि गलत नहीं होता, या क्या करती मैं तो गलत नहीं होता? कैसे सही किया जाए? उस तक आपको पहुँचना है जहाँ के बाद कुछ बाकी ना रह जाए, आखिरी पॉइंट तक पहुँचना है आपको कि हाँ, ये बेस्ट है जिस पे एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके, ये बेस्ट है। वहाँ तक आपको पहुँचना है। तो फिर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह हम लोग पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग जो हमारा है, उसे डेवलप करेंगे। पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग, ताकि हम अपने आप को बेस्ट तरीके से यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, वो एग्ज़ाम देने के लायक यहाँ बना सकें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा। माय फैमिली, यू आर माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स। आई फील वेरी क्लोज टू यू। आप मेरे अपने हैं और अपनों के लिए तो सब कुछ न्यौछावर है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।